Hello, my dear students. I am your English teacher Mohammad Zamir. Yesterday we saw the introduction of the great scientists have a questioning mind. तो बच्चों हमने कल ये जो टॉपिक है ग्रेट साइंटिस्ट हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड इसका इंट्रोडक्शन देखे पेज नंबर 55 पर। आज हम पेज नंबर 56 और 57 पे ये टॉपिक देखेंगे। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि ये जो टॉपिक है ये एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का लिखा हुआ है। आज हम इसको पढ़ेंगे। ग्रेट साइंटिस्ट हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड। जो अजीम साइंसदान होते हैं इनका दिमाग जो है वो सवाल पूछने वाला दिमाग होता है, यानी कि हमेशा इनके जहन में सवालात चलते रहते हैं कोई भी चीज़ के ताल्लुक़ से। ग्रेट साइंटिफिक माइंड्स आर रेस्टलेस विथ क्वेश्चंस। अजीम साइंसी जो दिमाग होते हैं वो रेस्टलेस होते हैं, यानी कि उनको बिल्कुल भी रेस्ट, सुकून, आराम कभी भी नहीं होता विथ क्वेश्चंस, क्योंकि उनके दिमाग में सवालात चलते रहते हैं। दे कीप आस्किंग, वो पूछते रहते हैं वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ। कैन आई मेक इट बेटर, क्या मैं इससे और बेहतर कर सकता हूँ। और व्हाट मोर कैन दिस डू, और इससे हम और क्या कर सकते हैं, ये उनके दिमाग में चलता रहता है। लेट अस स्टडी द लाइफ ऑफ अ ग्रेट साइंटिस्ट। आइए एक अजीम साइंसदान की ज़िंदगी का मुताला करते हैं। हु लिव्ड इन द सेम एरा एज आइंस्टाइन, जो कि उसी ज़माने में थे जब आइंस्टाइन जो मशहूर साइंसदान है उनके ही दौर में ये साइंसदान भी गुजरे हैं। बट अबाउट 5000 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ जर्मनी इन इंडिया, लेकिन वो तो जर्मनी में थे, लेकिन ये जो साइंसदान थे ये जर्मनी से 5000 किलोमीटर मशरिक़ हिंदुस्तान में थे। बॉर्न इन तिरुचिरापल्ली इन साउथर्न इंडिया, साउथ इंडिया के यानी कि जनूबी हिंदुस्तान के एक शहर तिरुचिरापल्ली में पैदा हुए। इन द ईयर 1888, साल 1888 में। रमन ग्रीव अप टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन इंडिया। कौन थे वो? रमन, जो कि हिंदुस्तान के अजीम साइंसदानों में से एक बनने वाले थे। ही वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। वो शुरू से ही एक जो है होशियार तालिब इल्म थे। एंड वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन ऑप्टिकल साइंस एंड अकॉस्टिक्स, और उनको जो है पहले से ही ऑप्टिकल साइंस यानी कि बसरियात यानी कि जो देखने से ताल्लुक़ रखने वाले, यानी कि कांच वगैरह, माइक्रोस्कोप्स जो होते हैं उसका जो साइंस होता है वो। एंड अकॉस्टिक्स यानी कि समायात, सुनने से जो ताल्लुक़ रखने वाले म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है, आवाज़ और रोशनी, ये चीज़ों में उनको पहले से ही बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। दिस इज़ व्हाट परहैप्स लेड हिम टू डिस्कवर दैट, तो हो सकता है कि शायद इसी वजह से उन्होंने डिस्कवर किया, इजाद किया, पता लगाया क्या, दैट द मृदंगम एंड द तबला प्रोड्यूस्ड मोर मेलोडियस साउंड्स दैन एनी अदर परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स किसे कहेंगे, यहाँ पर उसके मायने दिया है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड बाय स्ट्राइकिंग, बीटिंग और टैपिंग। ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिनको जो है हम उंगलियों से बजाकर या किसी स्टिक से बजाकर हम जो है उससे म्यूज़िक पैदा करते हैं, उनको कहेंगे परक्यूशंस। तो जितने भी ये बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट है उन तमाम में जो मृदंगम और तबला है ये इनकी सबसे ज़्यादा मेलोडियस यानी कि सुरीली, यहाँ पे दिया है मेलोडियस के मानी प्रोड्यूसिंग प्लेसेंट म्यूजिकल साउंड्स, एकदम
सुरीली आवाज़। तो ये तबला और मृदंगम ये सबसे सुरीली आवाज़ पैदा करते हैं, ये उन्होंने डिस्कवर किया। ही वॉज फैसिनेटेड बाय कलरफुल थिंग्स, वो रंगीन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, गर्विदा होते थे, उनको रंगीन चीज़ें बहुत पसंद थीं। बी इट अ फ्लावर, चाहे वो फूल हो, बटरफ्लाई कोई तितली हो, और जेम या कोई जवाहर हो, जवाहरात हो, तो उनसे वो बहुत जो है मुतासिर होते थे, उनको वो बहुत पसंद थे। ही केप्ट सीकिंग नॉलेज अबाउट एवरीथिंग अराउंड हिम, और उनके अतराफ हर चीज़ के बारे में उनको मालूमात जमा करने का शौक़ था, वो हर चीज़ के बारे में मालूमात जमा करते रहते थे। ही बिकेम अ स्कॉलर इन साउंड एंड साउंड रिलेटेड फिजिक्स, वो एक साउंड यानी कि आवाज़ और आवाज़ से ताल्लुक़ रखने वाली तबियात के एकदम माहिर बन गए। वन डे, एक दिन, अ शिप सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ लंदन टुवर्ड्स कलकत्ता, एक दिन एक शिप, एक पानी का जहाज़, वो कहाँ से निकला? पोर्ट ऑफ लंदन, लंदन की बंदरगाह से, टुवर्ड्स कलकत्ता, कलकत्ता की तरफ। ऑन बोर्ड वाज यंग सीवी रमन, उस बोर्ड पर यानी कि उस जहाज़ पर कौन थे? सीवी रमन थे, जो एकदम नौजवान थे। Who had delivered a lecture on the acoustics of the violin in London, उन्होंने वहाँ पर लंदन में वायलिन के अकस्टिक्स यानी कि वायलिन के सोतियात या समयात के ऊपर एक लेक्चर दिया था। He was now on the ship's deck, अब वो शिप के डेक पर थे, डेक यानी कि सामने का जो हिस्सा होता है जहाज़ का, उसे डेक कहते हैं। गेजिंग एट द ब्लू वाटर्स ऑफ द ओशियन, जो समंदर का नीला गहरा पानी था उसको गौर से देख रहे थे। एज ही ग्लांस्ड अप एट द स्काई, जैसे उन्होंने आसमान की तरफ देखा, विच वाज ऑफ द सेम शेड एज द ओशियन, जो कि समंदर का जो रंग था उस जहाज़ का भी वही, उस आसमान का भी वही रंग था। A series of questions popped up in his head, तो वो देखते ही उनके जहन में कई सारे सवालात आ गए। Why are both the sea and the sky blue in color, पहला सवाल ये आया कि आसमान और समंदर दोनों ही नीले रंग के क्यों हैं। What is the science behind this occurrence, इस वाक़े के पीछे कौन सी साइंस है, क्या बात है। तो बहुत सारे सवालात उनके जहन में आए। His mind seemed to suggest that the reason could be the scattering of light by water molecules, उनका जहन उनको ये सजेस्ट कर रहा था, तजवीज़ कर रहा था कि हो सकता है ये इसलिए हो क्योंकि जो लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि रोशनी का जो इंतशार है वो बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के सालिमात पे से, पानी के जो ज़र्रे हैं उन पे से क्या हो रहा है, वो रोशनी बिखर रही है, इसलिए शायद ऐसा हो, ये उनका जहन उनको तजवीज़ कर रहा था। हाउएवर दिस थ्योरी वाज येट टू बी प्रूव्ड साइंटिफिकली, लेकिन ये जो थ्योरी थी, ये जो बयान था उनका, वो अभी साइंसी तौर पर साबित करना बाकी था। When the ship anchored at Calcutta, जब जहाज़ कलकत्ता में लंगर अंदाज हुआ यानी कि वहाँ पर रुक गया, उसको बांध दिया गया, द यंग मैन इमीडिएटली वेंट ऑन टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स, तो नौजवान जो शख्स थे ये, वो सीधे जल्दी से कहाँ चले गए, टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स, तजुर्बात करने के लिए, टू प्रूव हिज थ्योरी, अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए। हिज रिसर्च इन ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में जो उनकी तहकीक थी, बसरियात में, द साइंस ऑफ लाइट,
यानी कि नूर की जो साइंस है, रोशनी से ताल्लुक़ रखने वाली जो साइंस है, रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफ़ेक्ट। तो इस रिसर्च से उन्होंने रमन इफ़ेक्ट को ईजाद किया, यानी कि रमन इफ़ेक्ट के बारे में दरियाफ्त किया। ही अनाउंस्ड इट टू द साइंटिफिक वर्ल्ड इन मार्च 1928। उन्होंने ये दुनिया को 1928 में फिर अनाउंस किया, डिक्लेयर किया इसके बारे में। द डिस्कवरी वॉन हिम द नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स इन 1930। तो ये जो डिस्कवरी है उनकी, ये जो इजाद है, उसने उन्हें 1930 का फिज़िक्स के जो नोबेल प्राइज़ था वो उनको दिया गया। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस प्राइज़ वॉज अवार्डेड टू एन एशियन। तो ये पहली मर्तबा हुआ था कि किसी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को ये अवार्ड मिला था। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एशिया के पहले शख्स थे ये जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। द डे ही डिस्कवर्ड द रमन इफ़ेक्ट 28 फरवरी वाज लेटर डिक्लेयर्ड एज नेशनल साइंस डे। तो जो दिन, जिस दिन 28 फरवरी को जब उन्होंने रमन इफ़ेक्ट की ईजाद की, उसको कौमी साइंसी दिन के तौर पे डिक्लेयर किया गया। Even before this, his contribution to the science of optics had been acknowledged and he was elected fellow of the Royal Society in 1924। इससे पहले भी उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनके जो खिदमात है कै में साइंस ऑफ ऑप्टिक्स, बसरियात के साइंस में, तो उनकी जो जगह है एक्नॉलेज, यानी कि उनकी जगह तस्लीम की जा चुकी थी कै में। और जो है उनको ही वाज इलेक्टेड, उनको चुना गया फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी इन 1924। रॉयल सोसाइटी के रुकन के तौर पे उनको चुना गया 1924 में। यू वुड हैव लर्नड अबाउट द रमन इफ़ेक्ट। आपने रमन इफ़ेक्ट के बारे में सीखा होगा इन डिटेल एट स्कूल, स्कूल में डिटेल में। बट डू यू नो द डिस्कवरी सब्सिक्वेंटली हेल्प्ड इन डिटरमाइनिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ सम 2000 केमिकल कंपाउंड्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इस रमन इफ़ेक्ट की वजह से आगे चल के जो है 2000 केमिकल कंपाउंड यानी कि कीमियाई मुरक्कबात का इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी साख्त, उसके अंदरूनी साख्त बयान करने के लिए, वाज़े करने के लिए इस थ्योरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। इस थ्योरी से बहुत ज़्यादा मदद मिली 2000 कीमियाई मुरक्कबात के इंटरनल स्ट्रक्चर्स, अंदरूनी साख्त पता करने में। एंड कैन यू गेस व्हाट द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट दैट रमन यूज्ड टू प्रूव हिज थ्योरी वाज। और क्या आप पहचान सकते हैं कि ये थ्योरी साबित करने के लिए उन्होंने जो इक्विपमेंट, जो आलात बनाए थे, उनकी कीमत कितनी थी? अ मीज़ली 200 रुपीज़, 200 रुपये जैसी हकीर कीमत में, मामूली सी अदना कीमत में उन्होंने वो आलात बनाए थे। रमन स्ट्रांगली फेल्ड दैट साइंटिस्ट शुड not be confined to laboratories to solve scientific problems। साइंटिफिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए, साइंसी जो मसाइल है उनको हल करने के लिए साइंसदानों को सिर्फ लेबोरेटरी में महदूद नहीं रहना चाहिए, ऐसा रमन को महसूस होता था। दे शुड सर्च अराउंड देमसेल्व्स, उन्हें अपने अतराफ में घूमना चाहिए। एंड फाइंड दोज आंसर्स इन अकॉर्डेंस विथ नेचर, और उन सवालात के जवाबात नेचर के मुताबिक, कुदरत के मुताबिक उनको ढूंढना, तलाश करना चाहिए। फॉर द एसेंस ऑफ साइंस लाइज इन इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड हार्ड वर्क एंड नॉट इन इक्विपमेंट। तो साइंस की असल जो खुशबू है, जो असल साइंस की जान है, साइंस का जो जौहर है, वो
सिर्फ जो है इक्विपमेंट में, आलात व औजार में महदूद नहीं है। वो कहाँ है? इन इंडिपेंडेंट थिंकिंग, आज़ाद सोच में छुपा हुआ है। हाउ ट्रू, कितनी सच बात है। दो द ओशन एंड द स्काई हैव ऑलवेज बीन ब्लू इन कलर, हालांकि समंदर और आसमान हमेशा से ही नीले रहे हैं। इट नीडेड अ क्वेश्चनिंग माइंड विद अ साइंटिफिक आउटलुक, लेकिन उसके लिए एक क्वेश्चनिंग माइंड, सवाल पूछने वाले जहन की ज़रूरत थी, विद अ साइंटिफिक आउटलुक यानी कि साइंसी नुक्ते नज़र वाला, टू फाइंड द रीज़न बिहाइंड इट, उसके पीछे की वजह तलाश करने के लिए। लिखा हुआ है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए इसके साइड के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं क्या है दिए हुए। पहले ऊपर के देख लेते हैं, इधर पेज नंबर 56 के। थिंक एंड आंसर, सुनिए और जवाब दीजिए। वाई आर ग्रेट साइंटिफिक माइंड्स रेस्टलेस, अजीम साइंसी दिमाग रेस्टलेस क्यों होते हैं? क्योंकि दे कीप आस्किंग, क्वेश्चंस पूछते रहते हैं वो। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ, क्या हम इसे और बेहतर कर सकते हैं, इसलिए वो रेस्टलेस होते हैं। वाज रमन इंटरेस्टेड इन आर्ट्स, क्या रमन का आर्ट्स में दिलचस्पी थी? नहीं, उनकी साइंस में थी। वो भी कौन सी साइंस? अकोस्टिक्स, ऑप्टिकल साइंस और अकोस्टिक्स में। ये अल्फाज के मायने तो हमने देख लिए। चलिए पेज नंबर 57 के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर है, फाइंड आउट व्हाट डज वन हैव टू डू टू प्रूव अ थ्योरी साइंटिफिकली, साइंसी तौर पे कोई भी थ्योरी को साबित करने के लिए किसी को क्या करना होता है? तो उनको क्या करना पड़ेगा? अपने एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करना पड़ेगा उसे। नेक्स्ट, लिसन एंड आंसर, सुनिए और जवाब दीजिए। व्हाट वॉन रमन द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1930, तो उनको 1930 में क्यों मिला अवार्ड? बिकॉज ही डिस्कवर्ड रमन इफेक्ट, उन्होंने रमन इफेक्ट डिस्कवर किया इसलिए। वाई वॉज 28 फरवरी डिक्लेयर्ड एज नेशनल साइंस डे, क्योंकि इस दिन, बिकॉज ऑन दिस डे रमन डिस्कवर्ड द रमन इफेक्ट, सो द डे वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल साइंस डे। अकॉर्डिंग टू रमन, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड साइंटिस्ट, अच्छे साइंटिस्ट की क्वालिटीज़ क्या होती हैं रमन के मुताबिक? ये है कि साइंटिस्ट शुड नॉट बी कन्फाइंड टू लेबोरेटरीज टू सॉल्व साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, दे शुड सर्च अराउंड देमसेल्व्स एंड फाइंड दोज आंसर्स इन अकॉर्डेंस विथ नेचर। ये क्वालिटीज़। मीजली के मायने यहाँ पे दिया है, अ वर्ड यूज्ड टू इंडिकेट अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही छोटी सी अदनासी हकीर रकम के लिए मीजली ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अब थिंग्स टू डू है, ये आपको करना है। थिंग्स टू डू, फाइंड आउट मोर अबाउट द रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट के बारे में और ज़्यादा बातें पता लगाइए। फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन साइंसदान के बारे में और मालूमात जमा कीजिए, पता लगाइए। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस लाइक रमन, क्या आपके दिमाग में भी रमन जैसा कोई सवाल है? नोट देम डाउन एंड डिस्कस देम विथ अदर्स, उन सवालात को लिखिए और उनको आपस में दूसरों के साथ उस पर तबसरा कीजिए। तो ये होगा 56 और 57 ये टॉपिक। अब इसके क्वेश्चन आंसर भी हम देख लेते हैं 58 पे। चलिए पेज नंबर 58, इंग्लिश वर्कशॉप। नंबर 1, प्रिपेयर अ लाइफ स्केच ऑफ डॉक्टर CV रमन बेस्ड ऑन दिस लेसन, इस लेसन पर जो है डॉक्टर CV रमन के ऊपर एक लाइफ स्केच बनाइए। तो यहाँ पे बनाया हुआ है डॉक्टर CV रमन अ लाइफ स्केच, डॉक्टर CV रमन का लाइफ स्केच। यहाँ पर खाली जगह भरी हुई नहीं है, मैंने यहाँ पे फिलअप किया है, आपके बुक में नहीं है, आप ये
फिलअप कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं। डॉक्टर C.V. रमन वॉज बॉर्न इन तिरुचिरापल्ली इन द ईयर 1888. He was a bright student right from the start. He was fascinated by colorful things. He was interested in optical science and acoustics. He delivered a lecture in London. He began to wonder about the colorful color of the sky. He was elected Fellow of the Royal Society in 1924 for his contribution to the science of optics. He announced the Raman effect in 1928. He won the Nobel Prize for Physics in 1930. चलिए नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेंशन इन द पैसेज। पैसेज में मेंशन किए गए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखिए। आंसर मृदंगम, तबला एंड वायलिन। नंबर 3 लिस्ट द साइंटिफिक टर्म्स यूज्ड इन दिस पैसेज। पैसेज में इस्तेमाल किए गए साइंटिफिक थिंग अल्फाज के नाम लिखिए। आंसर ऑप्टिकल साइंस, अकॉस्टिक्स, परक्यूशन, फिजिक्स, मॉलिक्यूल्स, ऑप्टिक्स, केमिकल, कंपाउंड्स, रमन इफेक्ट। नंबर 4 गूगल द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी 5 इंडियन साइंटिस्ट यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, अरेंज इन इट इन अ टेबुलर फॉर्म। तो अपने को जो है गूगल पे आपको सर्च करना है, गूगल पे, यूट्यूब पे कोई 5 इंडियन साइंटिस्ट के बारे में, ये आपको खुद करना है और उनके बारे में एक टेबल बनाना है। इसमें पहले सबसे पहले उनका नाम, फिर प्लेस ऑफ बर्थ, वो कहाँ पैदा हुए, डिस्कवरी, इन्वेंशन, क्या ईजाद किया उन्होंने, और अवार्ड्स एंड ऑनर्स, उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले। ऐसे 5 जो आपको गूगल पे सर्च करने के 5 साइंसदानों के नाम ढूंढना है और उनके बारे में यह मालूमात लेना है। चलिए लास्ट टॉपिक अपना फर्स्ट टर्म का लैंग्वेज स्टडी, लैंग्वेज की स्टडी, ग्रामर। A sentence is a group of words that expresses a complete idea. सेंटेंस एक अल्फाज का ग्रुप होता है, यानी कि एक जुमला पढ़ के हमको पूरा कंप्लीट आइडिया आता है। एक जुमले में पूरी एक बात वाज़ेह की हुई होती है, अधूरा नहीं होता है, तो उसे कहेंगे सेंटेंस। अ सेंटेंस हैज़ 2 कंपोनेंट्स। एक सेंटेंस में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, मेन 2 चीज़ें होते हैं। कौन कौन से? पहले है सब्जेक्ट और दूसरा प्रीडिकेट। सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल, फ़ाइल यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जो जुमले में काम कर रहा है, वो चीज़, वो शय या वो जानवर, जो भी चीज़ है उसे सब्जेक्ट कहेंगे। और प्रीडिकेट यानी कि उसके आगे उस सब्जेक्ट के बारे में, उस फाइल के बारे में जो मालूमात दे रहा है, आगे का हिस्सा जुमले का, उसे प्रीडिकेट कहेंगे। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पार्ट विच नेम्स द पर्सन, थिंग एटसेट्रा। सब्जेक्ट वो हिस्सा होता है जिसमें जो नाम किसी शख्स का या कोई चीज़ का नाम का जिक्र होता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। दैट वी स्पीक अबाउट इन दैट सेंटेंस, जिसके बारे में हम उस जुमले में बात कर रहे हैं। जैसा कि वो स्कूल जा रहा है, इसमें हम सब्जेक्ट कौन है? वो है। या फिर ज़मीर सर स्कूल जा रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन रहेंगे? ज़मीर सर। तो इस तरीके से। और बाकी का जो जुमला है, स्कूल जा रहे हैं, ये क्या रहेगा? प्रीडिकेट रहेगा। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस टेल्स अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट। और बाकी का जो जुमला है वो सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा मालूमात दे रहा है। जैसा कि ज़मीर सर स्कूल जा रहे हैं, इसमें ज़मीर सर हो गए सब्जेक्ट, और ज़मीर सर के बारे में मालूमात ज़्यादा दे रहा बाद में आगे का जुमला कि कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं, तो ये स्कूल जा रहे हैं, ये प्रीडिकेट रहेगा। दिस रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड प्रीडिकेट। इस बचे हुए हिस्से को प्रीडिकेट कहते हैं। नोट द सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए हर एक में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट वो नोट कीजिए। आल्सो नोट दैट द वर्ब
फॉर्म इन ईच सेंटेंस डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। और ये भी नोट कीजिए कि जो वर्ब की जो शक्ल होती है वो उस सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड मुतय्यन होती है। चलिए सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट इधर प्रीडिकेट। द स्काई ये सब्जेक्ट होगा, इज ब्लू ये प्रीडिकेट हो गया। द ग्रेट साइंटिफिक माइंड्स ये सब्जेक्ट होगा, आर रेस्टलेस विथ क्वेश्चंस ये प्रीडिकेट। शी ये सब्जेक्ट, गोज टू स्कूल एवरी डे ये प्रीडिकेट। और दे ये सब्जेक्ट और गो होम इन द इवनिंग ये प्रीडिकेट। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने हमारा फर्स्ट टर्म का कोर्स जो है कंप्लीट कर लिया है। और आप अपने जो भी दोस्त हैं, अपने जो भी रिलेटिव्स है उनसे ये चैनल के बारे में बताइए और उनको भी इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म का कोर्स ख़त्म हुआ है, लेकिन हमको यहाँ रुकना नहीं है, हम आगे सेकंड टर्म के भी वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।